नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी में हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कृषि, पशुपालन और मृदा। यहां से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना बनेगी, इसलिए आप हमसे जुड़ेंगे और आज की क्लास अच्छे से अटेंड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, आज हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले तो कॉपी और पेन लेके अच्छे से बैठ जाएंगे और जितनी भी चीज़ें जो इसमें कुछ फैक्चुअल बातें भी दी गई हैं जो कृषि से संबंधित है, मृदा से संबंधित है और उनसे रिलेटेड जो बहुत सारी खास चीज़ें हैं उनको नोट डाउन करेंगे। फिर आएंगे हम एमसीक्यू पे, उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यू भी दिए गए हैं, उस चीज़ों को बड़े अच्छे से आप कवर करेंगे। चलिए, भारत में फसल, यहाँ पे देखेंगे कि कृषि में भारत में कितनी तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कितने प्रकार की दोस्तों? 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। यहाँ पे देखेंगे कि रबी फसल, खरीफ फसल और जायद की फसल 3 प्रकार की भारत में फसलें उगाई जाती हैं। जिसमें बात करेंगे कि रबी, खरीफ और जायद क्या होती हैं, तो आप देखेंगे कि जो रबी की फसल होती है उसकी बुआई कब होती है, तो अक्टूबर। यहाँ पे देखेंगे कि रबी की फसल की बुआई जो है ठंडी यानी कि शीतकालीन वाले सत्र में होती है। अभी जो टाइम चल रहा है, आप देखेंगे अभी जो टाइम चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, तो आप कहेंगे कि ठंडी का मौसम चल रहा है। तो अगर फसल में आपका पूछेगा कि ठंडी यानी शीतकालीन में कौन सी फसल बोई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए रबी की फसल बोई जाती है। फिर पूछेगा कि बताओ कटाई कब होती है, रबी फसल की कटाई का समय काल कब होता है, तो आप बताएंगे मार्च और अप्रैल के बीच में। फिर अगर आपसे पूछेगा बताओ गेहूं की फसल, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, राजमा, मसूर और आलू कौन सी फसलों का हिस्सा है, तो आप कहेंगे रबी की फसल का। तो ये जो आपको जैसे करके दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल रबी की फसलों का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो रबी की फसल में गेहूं मुख्य आपकी खाद्यान्न फसल है। इसके अलावा सरसों भी पूछा गया है, सरसों किस फसल के अंतर्गत में आता है, जौ, चना, मटर, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर बात करें दूसरी महत्वपूर्ण फसल जिसका नाम है खरीफ फसल, दूसरा जो महत्वपूर्ण फसल है उसका नाम है खरीफ फसल। इसकी बुआई जो है जून जुलाई मंथ में होती है। कब होती है दोस्तों? जून जुलाई में होती है। और जो कटाई होगी वो नवंबर से दिसंबर मंथ के बीच में हो जाएगी। अगर बात करें कि कौन कौन से इसमें फसलें आ जाती हैं इसके अंतर्गत में, तो आप देखेंगे कि धान, कपास, मक्का, बाजरा, ज्वार, तिल और रागी यानी कि अनाज, ये सारे की सारे खरीफ फसल के अंतर्गत में आती हैं। इसका अगर टाइम देखेंगे कि जून जुलाई, इसमें इसकी बुआई होती है जून जुलाई और कटाई नवंबर से दिसंबर। तो अगर आपसे पूछ लेगा बताओ मानसून काल की फसल कौन सी है, यानी कि जब वर्षा ऋतु आती है तब कौन सी फसल बोई जाती है, रबी की कि खरीफ की, तो आप बताओगे कि जो खरीफ की फसल है वो कब बोई जाती है, मानसून काल में बोई जाती है ना। और प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है इसमें, तो आप बताओगे धान। आप क्या बताओगे? धान। जो तीसरी महत्वपूर्ण फसलों के क्रम में आएगा उसका नाम है जायद। जो फसल रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है, जो फसल रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है उसे हम कहते हैं जायद की फसल। और इसकी जो बुआई है वो मार्च अप्रैल में होती है और कटाई जून जुलाई मंथ में हो जाती है, यानी कि जून और जुलाई में कटाई होती है, मार्च अप्रैल में इसकी बुआई कर दी जाती है। तो जैसे जो महत्वपूर्ण सब्जियां होती हैं, तरबूज, खरबूज, मक्का, भिंडी, ककड़ी, ये सारे के सारे जायद की फसल में आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि तरबूज और खरबूज कौन सी फसल के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जायद फसल। आपका आंसर क्या होना चाहिए? जायद फसल। यहाँ पे बात करते हैं कि 1960 के समय में हमारे देश में खाने की बहुत ज्यादा मारामारी होती थी, यानी खाद्यान्नों को लेकर की बहुत ज्यादा समस्याएं होती थी। ठीक है ना। तो इस कारण से विश्व में ऐसे यानी कि खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए, है ना, खाद्यान्नों की पूर्ति को सही करने के लिए नॉर्मन बोरलॉग द्वारा वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति लाई। ठीक है, यानी खाद्यान्नों का बहुत मात्रा में बढ़ावा देने के लिए नॉर्मन बोरलॉग ने ये कदम उठाया और हरित क्रांति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, यानी कि गेहूं और चावल को खूब ज्यादा पर्याप्त मात्रा में, है ना, आगे बढ़ाने का काम किया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग जी को क्या कहते हैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाएगा, तो आप बोलेंगे नॉर्मन
बोरलॉग को, किसको कहेंगे, नॉर्मन बोरलॉग को। किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों को भूख से मरने से बचाने में उनके योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में, कब, 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा बताओ कि नॉर्मन बोरलॉग को किस फील्ड के लिए दिया गया है ना, तो जनक तो ये हरित क्रांति के, लेकिन इनको दिया किस फील्ड में दिया गया है नोबेल पुरस्कार, तो आपका आंसर होना चाहिए शांति पुरस्कार, है ना, शांति के फील्ड में, यानी कि पीस प्राइज इनको दिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आंसर आपका हरित क्रांति नहीं होगा। अगर पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक, तब तो वो सही है नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछेगा शांति में, है ना, शांति में दिया गया, तो आप कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया था। ठीक है, 1970 में दिया गया था। अब देखते हैं भारत में कृषि, जैसे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, वैसे ही भारत में एक शख्स हैं जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिसका नाम क्या भाई, MS स्वामीनाथन। क्या नाम है इनका, MS स्वामीनाथन। तो देखिए भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है उसका जो टाइम है वो 1965 से 68 के बीच में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस क्रांति ने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। और इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया गेहूं और चावल के उत्पादन पे। किस पे ध्यान दिया गया, गेहूं और चावल के उत्पादन को। तो आप इनका नाम भी याद रखिए, MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ क्रांतियां दी गई हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं कि किन क्षेत्र को किस क्रांति से रिलेट किया जाता है, किस क्रांति को किस क्षेत्र से रिलेट किया जाता है। जैसे कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो यहाँ पे खाद्यान्न से संबंधित है। विशेष करके किससे, तो आपका आंसर होगा गेहूं और चावल से संबंधित है। अगर बात करें कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, कौन सी क्रांति, पीली क्रांति, तो आपका आंसर होगा तेल बीज उत्पादन, यानी सरसों और सूरजमुखी, मुख्य रूप से सरसों और सूरजमुखी के उत्पादन से। तीसरा जो दिया हुआ है दोस्तों, गोल्डन फाइबर, क्या है, गोल्डन फाइबर। यहाँ पे देखेंगे फ्रूट्स, हनी एवं हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपका गोल्डन फाइबर। चौथा जो दिया हो दोस्तों, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, औषधि और झींगा उत्पादन से आपका संबंधित है, प्याज, औषधि और झींगा से। अगर बात करते हैं लाल क्रांति, तो यहाँ पे 2 चीजों से संबंधित है। एक तो आपका मीट प्रोडक्शन से है और दूसरा टमाटर प्रोडक्शन, टमाटर उत्पादन से संबंधित है। अगर बात करें श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, क्या है, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के बारे में बात करें, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन। तो श्वेत क्रांति के बारे में अभी आगे बात करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित माना जाता है इसको। भूरी क्रांति ये आपका चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक क्षेत्रों से संबंधित है। यहाँ पे ये नहीं होगा। भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपका चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक क्षेत्रों से संबंधित माना जाएगा। इस सभी चीजों को आप पॉज करके वीडियो को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ताकि बाद में रिवीजन के टाइम में काम आ सके। बात करते हैं नीली क्रांति। यहाँ पे जो नीली क्रांति का संबंध दिखाया गया है वो आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। बात करें रजत क्रांति, यानी कि इसे हम सिल्वर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, जो कि आपका अंडा उत्पादन या कुक्कुट उत्पाद से संबंधित माना जाता है ना, कुक्कुट उत्पादन या अंडा उत्पादन से। गोल्डन रिवॉल्यूशन यहाँ पे फ्रूट्स, हनी प्रोडक्शन या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। सदाबहार क्रांति, यहाँ पे सदाबहार क्रांति जो है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि कृषि के संपूर्ण रूप से प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी कि संपूर्ण रूप से कृषि के उत्पादन से संबंधित है आपका सदाबहार क्रांति। प्रोटीन क्रांति उच्च उत्पादन, दूसरी हरित क्रांति के तकनीक पे आधारित है, उसे उच्च उत्पादन के संबंध में इसे जाना जाता है। रजत फाइबर, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कपास से संबंधित है, कॉटन से संबंधित है। अगर बात करें ग्रे रिवॉल्यूशन उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से संबंधित है। गोल क्रांति,
तो आलू गोल गोल, तो ये वाली रिवॉल्यूशन भी आपकी आलू से संबंधित है। काली क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं कि अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत में मिट्टी के प्रकार से संबंधित है, यानी कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं उसके बारे में है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मिट्टी की बात भारत में करेंगे तो भारत में मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। इसको बांटने के लिए एक संस्था है ICAR, ठीक है, ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या नाम है इसका? अनुसंधान परिषद। क्या नाम है इसका? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना यानी स्टेब्लिशमेंट किया गया था आपका 16 जुलाई 1929 में किया गया था। और अगर बात करें मुख्यालय की तो मुख्यालय इसका कहाँ पे है? मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इसने ही बताया कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं। तो इन्होंने बताया कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों को हम बांट सकते हैं, ठीक है ना, यानी मिट्टी को 8 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं ये 8 प्रकार की मिट्टियां है कौन। तो जलोढ़ मिट्टी जिसे जलोढ़ मृदा कहेंगे, एलुवियल सॉइल, तो भारत के 43% क्षेत्र पे फैली है। कितने परसेंट क्षेत्र पे? तो ये भारत के सर्वाधिक 43% भाग पे फैली हुई है। लाल मिट्टी की बात करते हैं तो लाल मिट्टी भारत के 18% क्षेत्र पे फैली हुई है। अगर बात करें काली मिट्टी, जिसे हम रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक सॉइल, ये भारत के 15% क्षेत्र पे फैली हुई मिट्टी है। कितने परसेंट पे? 15%। बात करें लेटेराइट मिट्टी यानी लेटेराइट सॉइल, ये भारत के 3.7% भाग पर फैली हुई मिट्टी है। तो भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टियों में यही आपकी चारों हैं। बाकी आपकी जो मरुस्थलीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, लवड़ी मिट्टी या क्षारीय मिट्टी और पीट एवं दलदली मिट्टी का क्रम आ जाता है। तो आपसे पूछेगा भारत में कितने प्रकार की मिट्टियों को विभाजित किया गया है मिट्टी को? तो 8 प्रकार से। इसको किसने बताया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसी ने ये डिसाइड किया कि भारत में मिट्टियों को 8 भागों में बांटना है। स्थापना कब हुआ था? 1929 में, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में बनाया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, MCQ टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत में रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? भारत में रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या काली मिट्टी? अभी पीछे वाली स्लाइड में हमारे आया था कि काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, है ना। तो काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? इसे हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसके अलावा जो आपके उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है, बुंदेलखंड में इसे करेल नाम से, इसे करेल कहते हैं। क्या कहते हैं? करेल मिट्टी कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय 4 नोजम उष्णकटिबंधीय 4 नोजम भी कहते हैं। अगर बात करें और काली मिट्टी के बारे में, तो काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार। इसका विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है?
सर्वाधिक विस्तार, तो महाराष्ट्र में है। फिर बात करें अगर ये आई कहां से, तो ये दक्कन ट्रैप के दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय से मिली है, अपक्षय से यानी टूटने फूटने से, लावा चट्टानों के टूटने फूटने या फिर क्षरण से मिला है, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रखेंगे। इसके अलावा और बात करें कि काली मिट्टी में सर्वाधिक क्या होता है, तो कपास मैक्सिमम होता है। क्या होता है, कपास का उत्पादन किस मिट्टी में ज्यादा होगा, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कपास के लिए क्या होना चाहिए, कपास। जब भी बात कहेगा तो काली मिट्टी याद रखेंगे। अगर पूछा जाएगा काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में सर्वाधिक है, तो महाराष्ट्र बताना है। बुंदेलखंड में इसे किस नाम से जानते हैं, तो करेल नाम से जानते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहेंगे, तो काली मिट्टी को कहेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे किस नाम से जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय चारनोजम के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी के बारे में से कौन सा कथन सही है, यह मिट्टी के सभी कारों में सबसे कम उपजाऊ है, यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है, यह उत्तर भारतीय गंगा के मैदानों के अधिकांश भागों में, या काली मिट्टी फास्फोरस नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जिसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आपका दक्षिण भारतीय के अधिकांश पठारों में, अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है। अगर यहाँ पे भारत के मैप में देखेंगे थोड़ा, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये महाराष्ट्र वाला रीजन, ये वाला, यहीं पे आपका ब्लैक सॉइल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, ब्लैक सॉइल वाला रीजन आपका यही होता है, जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। हालांकि कर्नाटक के और आपके गुजरात के गिर वाले क्षेत्र में भी ये पाई जाती है काली मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटेराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में विकसित होती है, उच्च तापमान भारी वर्षा, उच्च तापमान निम्न वर्षा, निम्न तापमान में भारी वर्षा, या निम्न तापमान मध्यम वर्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, उच्च तापमान एवं भारी वर्षा, उच्च तापमान एवं भारी वर्षा। तो अगर हम लेटेराइट मिट्टी की बात करें, लेटेराइट मिट्टी की, तो इस मिट्टी को होने के लिए दो ही चीज आवश्यक है। एक तो अधिक वर्षा भी कितनी चाहिए, तो 250 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक 200 या 250 सेंटीमीटर से बारिश अधिक, और तापमान कितना चाहिए, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए। कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए, तब जाके आपका लेटेराइट मिट्टी वहां पे बनेगी, ठीक है। अब लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट का मतलब होता है, मतलब अर्थ क्या होता है इसका, अर्थ होता है ईंट। क्या होता है, ईंट होता है। इसलिए लेटेराइट मिट्टी का जो प्रयोग करेंगे वो ईंट बनाने में ज्यादा करते हैं, ईंट बनाने में। किसमें, ईंट बनाने में। इस मिट्टी का रंग भी आयरन या फिर लोहे के ऑक्साइड के कारण, ठीक है, लोहे के ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लोहे के ऑक्साइड के कारण रंग लाल होता है। क्या होता है, इसका भी रंग लाल रंग होता है। इसका भी कलर कैसा होगा, लाल होता है। और ये मिट्टी ऐसा माना जाता है कि सिलिका की निच्छालन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, सिलिका निच्छालन यानी लीचिंग ऑफ सिलिका, ठीक है, सिलिका के निच्छालन से बनी हुई मिट्टी इसको कहते हैं। अगर पूछा जाएगा लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो आप कहेंगे केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है। और इसी से इसका प्रयोग ईंट बनाने में ज्यादा किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उच्च तापमान एवं भारी वर्षा, उच्च तापमान एवं भारी वर्षा। एक मिनट, उच्च तापमान एवं भारी वर्षा, इसे ही हम एक और नाम से जानेंगे, मखरैल मिट्टी। इसे मखरैल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही मखरैल भी कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है, यानी भारत में कौन सी मिट्टी वो ज्यादा है पाई जाती है
इसमें सबसे ज्यादा खेती की जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी? आपको पता है कि भारतीय उत्तर भारत के क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। अभी आपको सबसे पहले वाले स्लाइड में बताया है कि जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है भारत के 43% भागों में पाया जाता है। कितनी परसेंट? 43 भागों में पाया जाता है। 43% भाग में ये मिट्टी फैली हुई है और इसमें सर्वाधिक क्या होती है? खेती। सबसे उपजाऊ है ये। क्या है? सबसे उपजाऊ। भारत में जितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं उसमें सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी ही है। अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी भी, इसका 2 रीजन है ना, 2 क्षेत्र है, 2 क्षेत्र। एक तो है आपका खादर क्षेत्र, है ना, जो खादर यानी कि जो आपका नदी के पास वाला क्षेत्र होगा वहां की मिट्टी होगी वो खादर मिट्टी होगी, खादर मिट्टी। और दूसरा हो गया आपका बांगर मिट्टी। तो जो खादर मिट्टी होगा ये आपका नदी के पास वाला क्षेत्र होगा। कहाँ का क्षेत्र होगा? नदी के पास वाला क्षेत्र। नदी के पास, ठीक है। अब नदी के पास रहेगा तो यहाँ बाढ़ का पानी हमेशा पहुंचेगा। बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष आएगा, हर साल आएगा, प्रतिवर्ष आएगा। इसलिए यहाँ की मिट्टी नई होती जाएगी, इसलिए इसे हम नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इसलिए इसे नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। किसको कहेंगे? खादर मिट्टी को कहेंगे। वहीं जस्ट इसके उल्टा अपोजिट ये वहां पाई जाएगी जो जलोढ़ मिट्टी का जो नदी से दूर वाला क्षेत्र होगा, है ना, ये नदी से दूर होगा, तब बाढ़ का पानी यहां तक पहुंच नहीं पाएगा, है ना। बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचता, इसलिए यहाँ की मिट्टी भी पुरानी ही रह जाती है। इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पुरानी जलोढ़ भी कहेंगे। तो ये आपका उपजाऊ होगा ज्यादा, ये आपका जलोढ़ में भी सर्वाधिक उपजाऊ। क्या होगा? सर्वाधिक उपजाऊ। उसके कंपेयर में एक कम उपजाऊ होगा। तो इसको कहते हैं खादर क्षेत्र में पाई जाने वाली खादर मिट्टी जो कि नदी के पास होगी, बांगर क्षेत्र में पाई जाने वाली बांगर मिट्टी जो इसी का दूसरा रूप है और ये नदी से दूर होती है। इसे हम पुरानी जलोढ़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर होगा, जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदानी इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गंगा, काली, लेटराइट, कछारी या शुष्क? तो यहाँ पे जो कछारी दिया हुआ है यही आपका जलोढ़ या दोमट कहलाती है। यही क्या कहलाती है? जलोढ़ या दोमट मिट्टी भी इसी को कहेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर, रेगू, लेटराइट, खादर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? बांगर इज द राइट आंसर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? भूमि विज्ञान है, भूगर्भ शास्त्र है, डॉक्सोलॉजी है या पारिस्थितिकी? तो भूमि विज्ञान, मृदा मिट्टी से संबंधित विज्ञान, भूमि विज्ञान, जिसे हम पेडोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी भी कहते हैं। पेडोलॉजी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? पेडोलॉजी भी कहेंगे, पेडोलॉजी भी कहते हैं। मृदा का पीएच, ठीक है, मृदा का पीएच मान 6 से 7.5 है ना, 6 से 7.5 के बीच मृदा का, अगर मिट्टी का पीएच 6 से 7.5 के बीच में रहता है तो मिट्टी क्या मानी जाती है? ये उपजाऊ, यानी कि ये वाला जो है ये रेंज पीएच ये उपजाऊपन देगा, उपजाऊ, ठीक है, क्या देगा? उपजाऊ। अगर बात करें उदासीन मृदा की, उदासीन अगर मृदा है तो उसका पीएच 7.0 रहेगा। कितना रहेगा? 7 रहेगा। क्या रहेगा? 7 रहेगा। अगर मृदा अम्लीय है, ठीक है, अम्लीय है
तो उसको ठीक करने के लिए चूना, अगर मृदा क्षारीय है, अगर मृदा क्षारीय है तो इसको ठीक करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो भाई मृदा के अध्ययन को, पेडोलॉजी, मृदा का पीएच अगर पूछेगा तो 6 से 6.5 के बीच में उपजाऊ उर्वरता रहती है इसमें, यानी उपजाऊपन रहेगा। उदासीन मृदा का पीएच पूछेगा तो क्या कहोगे 7.0। मृदा अम्लीय है तो उसको ठीक करने के लिए चूना, क्षारीय है तो ठीक करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बाजरा, धान, ज्वार, गेहूं, बताओ खरीफ की फसल नहीं है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि रबी की फसल है ना, ये किसकी फसल है? रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल नहीं है ना, खरीफ की फसल नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा आपका गेहूं। जो पहली वाली स्लाइड मैंने बताया रबी, खरीफ और जायद, जो भी उसमें फसलें दी गई हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। चमड़ा या कोको से संबंध किस रंग की क्रांति से है? तो जो क्रांति वाला जो स्लाइड बनी हुई थी उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। बताओ चमड़ा और कोको से संबंधित किस क्रांति को जाना जाता है? स्वर्ण, काली, धूसर या भूरी? तो इसमें जो चमड़ा या कोको से संबंधित क्रांति है उसे हम भूरी क्रांति क्या कहते हैं? भूरी क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति मछली उत्पादन से क्या है? क्या दूध उत्पादन से है? खाद्य या अनाज उत्पादन से, या तेल और बीज से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों खाद्यान्न और अनाज उत्पादन से। खाद्यान्न और अनाज उत्पादन, उसमें भी किसका सर्वाधिक, किसमें ज्यादा है? तो गेहूं और चावल। कौन से खाद्यान्नों के लिए जाना जाता है? गेहूं और चावल के लिए इसे जाना जाता है। ठीक है ना। बाकी दूध उत्पादन, व्हाइट रिवॉल्यूशन आप जानते ही हैं। इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल प्रक्रिया में किसको दर्शाती है? वर्ष दर वर्ष एक पौधा उगाना, हर बार फसलों को बदलना, पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना, या अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें उगाना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल जो दिया हुआ है इसमें पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना है, इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना, ठीक है ना। भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी के अंतर्गत में आता है? बागवानी, नकदी, खाद्य या वृक्षारोपण? ठीक है, इसमें जो देखेंगे कि चाय और कॉफी ये प्लांटिंग किया जाता है ना। प्लांटिंग यानी कि वृक्षारोपण, प्लांटेशन किया जाता है। क्या है ये? प्लांटेशन, प्लांटेशन क्रॉप है ये। क्या है? प्लांटेशन, प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप। तो वृक्षारोपण करके हम चाय और कॉफी की फसल उगाते हैं। चलो बताओ चाय की सर्वाधिक कहाँ पे खेती होती है? चाय, तो चाय बोलोगे असम में, चाय सर्वाधिक असम में, कर्नाटक में, और कॉफी जो है कर्नाटक में होता है। कॉफी कहाँ होता है? कॉफी का प्रोडक्शन आपका कर्नाटक में होगा। कॉफी में कर्नाटक होगा, चाय का असम में होगा। समोच्च जुताई क्या है? समोच्च जुताई क्या है? समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई, समोच्च रेखाओं के साथ बंजर भूमि पर जुताई, समोच्च रेखाओं के साथ टेढ़ी मेढ़ी जुताई, या समोच्च रेखाओं के साथ मैदानों पर जुताई? तो इसका जो राइट आंसर है समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत में जो खिताई होती है वो भूमि को समान ऊंचाई का बना करके उसमें अलग अलग फसलें भी बोई जा सकती हैं, जिसे हम समोच्च जुताई वाली खेती भी कहते हैं। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? गुलाबी से है, भूरी से है, काली से है, कि सुनहरी से है? किससे बताइए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बताइए किससे है? तो आप देखेंगे गुलाबी, भूरी, काली या सुनहरी। इसका जो राइट आंसर है भूरी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? भूरी क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूरी क्रांति संबंधित है। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका? भूरी क्रांति संबंधित आपका उर्वरकों में क्रांति। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न है ना, यानी कि काटा और जला दिया, स्लैश एंड बर्न कृषि है ना, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत में उसे किस नाम से जानते हैं? झूम कृषि के नाम से, झूम कृषि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? झूम कृषि, झूम कृषि के नाम से
भी जानते हैं, इसे हम झूम कृषि भी कहते हैं। तो मिल्पा है, डीबा है, झूम कृषि है और पाम लाउ है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूछा हुआ, अंडमान में पूछा हुआ है, तो अंडमान में इसे डीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपा कहते हैं। मिल्पा, इस झूम कृषि को ही श्रीलंका में मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीलंका में मिल्पा कहते हैं। झूम कृषि कहाँ कहते हैं? तो आपके पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत और झारखंड छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में, जो जंगली क्षेत्र है वहां पे इसे झूम कृषि कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डीपा होगा। क्या होगा? डीपा होगा। पीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? पीली क्रांति सरसों या सूरजमुखी से, यानी उसके बीजों से जो तेल उत्पादन होता है ना, तो तिलहन उत्पादन से होगा, मत्स्य से होगा, दूध से होगा या फिर कॉफी से होगा। तो पीली क्रांति का संबंध मुख्यतः सरसों से माना जाता है, यानी कि जो तिलहन उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो तिलहन उत्पादन में वृद्धि से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट दीजिए, क्योंकि इसका आंसर मैंने बता दिया है। इसके पहले भी आया था ना कि चाय और कहवा का खेती कहाँ पे ज्यादा होता है? बताओ। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कर्नाटक। कॉफी का प्रोडक्शन मैक्सिमम करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? हिमाचल, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? आंसर कीजिए फटाफट। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। देखो भाई, मध्य प्रदेश को कई सारे नाम से जाना जाता है, इसे हम सोया स्टेट भी कहते हैं। सोयाबीन का प्रोडक्शन ज्यादा, तो सोया स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोया स्टेट। कौन सा? सोने वाला नहीं, इस सोयाबीन वाला सोया स्टेट। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा, इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, टाइगर स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि टाइगर का सबसे ज्यादा जो संख्या है वो यहीं पे है। टाइगर स्टेट भी कहते हैं, सोया स्टेट भी कहते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, ये भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें केसर की खेती की जाती है? ठीक है, किसमें केसर की खेती की जाती है भाई? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम या सिक्किम में? आंसर दीजिए फटाफट। तो केसर की खेती हर जगह नहीं होती, भारत में केवल और केवल एक जगह होती है, वो भी जम्मू और कश्मीर में होती है। कहाँ होती है? जम्मू और कश्मीर में होती है। एक चीज और ध्यान देना है कि भारत में जो केसर की खेती का जो आपका जो किस्म है वो जाफरान का है। कौन सा है? जाफरान। और इसकी जो मिट्टी है, ठीक है, जिस मिट्टी में ये केसर होता है उसे हम क्या कहते हैं? करेवा मिट्टी। क्या कहते हैं? करेवा मिट्टी। यानी भारत में जो जाफरान केसर होता है उसमें जो मिट्टी प्रयोग की जाती है वो करेवा मिट्टी में की जाती है। ठीक है, और राज्य अगर पूछेगा, राज्य या फिर क्षेत्र पूछेगा, तो आप बताओगे जम्मू और कश्मीर। क्या आंसर होगा? जम्मू और कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। कपास का अग्रणी उत्पादक देश राज्य है, कौन सा है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम या उड़ीसा? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। कपास। काली मिट्टी में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा क्या होगा? काली मिट्टी में कपास का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। किसका भाई? काली मिट्टी में कपास ज्यादा होगा। और मैक्सिमम प्रोडक्शन में गुजरात का नाम आ जाता है। क्या आ जाता है? गुजरात का नाम आ जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा गुजरात। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या पंजाब? यहाँ पे देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है वो गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पे है। क्या है? उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पे है। डैश मेघालय की प्रमुख फसल है, यानी मेघालय की कौन सी फसल सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है या सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज का किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो अनानास। किसकी खेती ज्यादा करता है? ये अनानास का ज्यादा करता है। प्रमुख फसल इसमें मेघालय की क्या हो जाएगी? वो होगा अनानास। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा।
जूट की खेती भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होती है। जो आप देखे होंगे कि जो बोरे होते हैं, है ना, जो आपके कॉटन जैसे भूरे टाइप का जो बोरा होता है ना, वो वही उस किससे बना होता है, वो जूट से बना होता है। तो सबसे ज्यादा जूट बनता कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में बनता है। और पश्चिम बंगाल से जो आपका सीमा टच करती है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में भी जूट का प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जूट पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं, रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, गेहूं रबी की फसल है, ये सरसों खरीफ की फसल है। तो राइट आंसर बताइए, इसमें पूछा कौन सा सही है, तो सही आंसर दीजिए। गेहूं रबी की फसल है, सरसों खरीफ की फसल है, रबी फसलें मानसून की फसलें हैं। तो यानी ये सारे के सारे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट आंसर क्या है? गेहूं रबी की फसल है, क्योंकि गेहूं अभी ठंडी यानी कि शीतकालीन फसल है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया, है ना? हरित क्रांति को जन्म देने वाला जो पंचवर्षीय योजना थी, वो तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका जो समय काल था, समय 1961 से 66 के बीच में, ठीक है, 1961 से 66 के बीच में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का जो जनक है MS स्वामीनाथन को माना जाता है, और वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, 61 से 66 के बीच में तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये आपका आया हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर डी होगा आपका। निम्न का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर पे निशान लगाइए। यानी इसमें जो सही सीक्वेंस है उसको बताना है आपको। तो बताइए कौन सी खेती, कौन सी फसल कहाँ ज्यादा उगाई जाती है। तो चाय की बात करें तो चाय असम में ज्यादा होती है, असम में। ईख यानी गन्ना, ये आपका यूपी में होगा। मूंगफली का प्रोडक्शन गुजरात में सर्वाधिक होता है, और सेब का आपका हिमाचल प्रदेश में होता है। सेब का कहाँ होता है? हिमाचल। तो जो आपका राइट आंसर होगा, इसमें सीक्वेंस मिलाइए 2, 3 और 4, 1, यानी 2341 जो होगा, 2341 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट सीक्वेंस बना रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नोट डाउन करिए सभी लोग। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? जूट को कहा जाता है, कपास को कहा जाता है, रबड़ को कहा जाता है, या चाय को कहा जाता है? फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए, तुरंत लिखिए। 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का जो राइट आंसर होगा, जूट, कपास, रबड़, चाय। तो ब्राउन पेपर हम किसे कहेंगे? जूट को हम ब्राउन पेपर के नाम से भी जानते हैं। जूट को हम क्या कहते हैं? ब्राउन पेपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन पेपर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मसाला उत्पादन सर्वाधिक होता है? मसाला उत्पादन सर्वाधिक होता है, यहाँ पे देखेंगे मसाला उत्पादन सर्वाधिक होता है केरल में, असम में, कर्नाटक में कि जम्मू में होता है। तो अगर देखेंगे कि वर्तमान स्थिति के अनुसार तो मध्य प्रदेश में है ना, लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक की बात केरल और तमिलनाडु इसका सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक। क्योंकि एमपी नहीं दिया हुआ है, तो इस हिसाब से कर्नाटक करेंगे। यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करें, मैक्सिमम तो एमपी में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश सर्वाधिक मसाला उत्पादक क्षेत्र है। अगर बात करें मसालों में भी तो काली मिर्च है ना, काली मिर्च का उत्पादन या फिर अदर मसालों में सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र यही है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? यानी जो वर्षा ऋतु आती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही आपका ग्रीष्मकालीन मानसून आता है। इस समय के बाद, इस मानसून के बाद तत्काल कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की, खरीफ की, वर्षा पुष्ट या शुष्क खेती। तो इसमें जो खेती की जाती है वो खरीफ की फसल। कौन सी फसल? खरीफ की फसल बोई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सी फसल बोई जाएगी? तो खरीफ की फसल बोई जाएगी दक्षिण पश्चिम मानसून के आने के तत्काल बाद। अंतर्वर्ती जायद फसल है, यानी रबी और खरीफ के बीच में जो फसल बोई जाती है उसे हम जायद फसल कहते हैं। और वो फसल आपकी तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। उसमें मक्का भी आ जाता है, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में क्वेश्चन है कि अंतर्वर्ती या जायद फसल है वे फसलें जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं। प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं।
वे फसलें जो नष्ट किए जाने वाले कुछ कीटनाशक जीवों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं। वे फसलें जो कुछ ऐसी कीटों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं जो नाशक जीवों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और राइट आंसर दीजिए। पढ़िए, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कौन सी फसल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वही फसलें जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आने की संभावना है, तो कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो हाई रहने की उम्मीद है। इतना भी हाई नहीं होगा, सब आपका पढ़ा हुआ ही आएगा। ठीक है ना, बस आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का सेशन। हमारा आज का सेशन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी यूपीपी की तैयारी में लगे होंगे, उनको भी फायदा मिल सके। चलिए, इसी तरह की बेहतर वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।